हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हम लोग का एनालिटिकल ज्योमेट्री और ये वाला लेक्चर एकदम लास्ट लेक्चर होने वाला है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, जिसमें हम लोग कॉनिकॉइड्स को करेंगे द एंड। आज का ज्ञान ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पता है, और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि आपको नहीं पता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कंफ्यूज्ड नहीं रहिए। मैं देखता हूं बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑब्वियसली मेरे से कनेक्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स मोस्ट स्पेसिफिकली, उनको पता ही नहीं होता कि उनको पता है, साथ ही साथ उनको ये भी नहीं पता होता कि उनको नहीं पता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए कि आपको नहीं पता है। कंफ्यूज्ड है, ये पता है नहीं पता है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि आप प्रायोरिटाइज कर दीजिए चीजों को कि आपको एक्चुअली करना क्या है। 90% जनता कंफ्यूज्ड है कि उसको करना क्या है, पता ही नहीं है। हम पढ़ रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं है कि करना क्या है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसा मेरा एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रहा हूं, और जो स्टार्टिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जुड़े थे, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो स्टार्टिंग में तो जोश में सर यूपीएससी निकालेंगे, करते करते स्टेट सर्विस पे आ गए। फिर स्टेट सर्विस की तैयारी करते करते सर अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो मैं चला जा रहा हूँ, आरआरबी का तो वैकेंसी आ गया है, आरआरबी एनटीपीसी का तो डेट आ गया है, सर मैं उधर स्विच कर रहा हूँ। तो काहे के लिए स्टार्ट किया था यूपीएससी की जर्नी? इसीलिए मैंने बताया कि आपको पता ही नहीं होता कि आपको नहीं पता। तो आप पहले सेट कर लीजिए ना, आपका गोल क्या है। हमारा विचार मल्टीपल डायमेंशंस में चेंज होते रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप मोबाइल में अगर आप यूट्यूब देख रहे होगे लेक्चर, तो आप स्क्रॉल कर रहे होगे, मैं बोल रहा हूँ और आप देखो एग्जैक्ट यही हो रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ और आप स्क्रॉल कर रहे हो, अच्छा कोई और वीडियो है क्या, कोई और वीडियो है क्या। बहुत डेंजरस चीज है ये। अगर आप ये कर रहे हो तो आपके लिए खतरे की घंटी है, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा 100%। इसलिए संभल जाइए, समय रहते संभल जाइए, क्योंकि समय सबसे बड़ा बलवान है और समय बहुत कीमती है। टाइम इज मनी। पैसा दे देना किसी को, लेकिन समय किसी को मत देना। हाँ, वो अलग बात है कि अपना थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोग को पढ़ाते हैं, बट ये देना है, एक इन्वेस्टमेंट है कंट्री में। क्योंकि अगर हम लोग अगर पढ़ाएंगे तो कंट्री शिक्षित होगा, एडुकेटेड होगा, और वो फायदा ही है। आपका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है, पूरे समाज पूरे कंट्री का फायदा है। सो कम बैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग कॉनिकॉइड्स को द एंड करने वाले हैं, और इसमें हेडिंग लिखी है नंबर ऑफ नॉर्मल्स। 6 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द एलिप्सॉइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि एक एलिप्सॉइड, आपने देखा है पिछले लेक्चर में ही कि एलिप्सॉइड क्या होता है। तो बोला जा रहा है एलिप्सॉइड के ऊपर आप कितने नॉर्मल्स बना सकते हो? टोटल 6 नॉर्मल्स बना सकते हो एक पॉइंट से। 6 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू द एलिप्सॉइड। सेट कर लीजिए, इसको दिमाग में सेट कर लो। किसी एक गिवन पॉइंट से एक एलिप्सॉइड के ऊपर आप 6 नॉर्मल्स बना सकते हो। क्वाड्रिक कोन थ्रू 6 कंकरेंट नॉर्मल्स। फिर से लिखो, क्वाड्रिक कोन थ्रू 6 कॉन्करेंट नॉर्मल्स। ये है टॉपिक का नाम, मतलब हेडिंग। और इसमें लिखेंगे हम लोग, लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट 6 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट टू एन एलिप्सॉइड लाई ऑन अ कर्व ऑफ 2nd डिग्री विच इज अ कोन। ओके, तो कैसे हो रहा है 6 नॉर्मल्स, वो हम लोग प्रूव करने वाले। सो इसीलिए पहला स्टेटमेंट लिखो, नोट छापते जाओ, आराम से छापते जाओ, समझते जाओ, छापते जाओ, हूबहू आपके एग्जाम में छपेगा। जैसे 2020 के क्वेश्चन छपे, हमें पता नहीं था, एक्सीडेंटली छप गया, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। अरे यार पढ़ा रहा हूं तो ये डायरेक्ट हूबहू आ जा रहे एग्जाम में, तो थोड़ा सा एक्टिव और हो गया हूं, थोड़ा और रिसर्च वगैरह कर रहा हूं। आशा करते हैं 90 से 95% क्वेश्चन आपके यूट्यूब के कोर्स और प्लस जूम लाइव क्लास से मिल जाएंगे आपको। हो सकता है कि एग्जैक्ट हूबहू छप जाए, एग्जैक्ट नहीं तो सिमिलर छप जाए, और सिमिलर भी नहीं तो कॉन्सेप्ट आ जाए, लेकिन उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप यूट्यूब कोर्स और जूम लाइव क्लास आप रेगुलरली आप अटेंड कर रहे हो, डेफिनेटली आपने अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो अब मैथ्स ऑप्शनल में 380 पार जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता।
बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, प्रोवाइडेड कि आप अपने लेवल से आप टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मूलाज याद कर रहे हो एंड सो ऑन। चलो लिखो, लेट अस ट्राई टू प्रूव दैट द 6 नॉर्मल्स फ्रॉम अ पॉइंट टू एन एलिप्सॉइड लाई ऑन अ कर्व ऑफ सेकेंड डिग्री विच इज अ कोन। तो हमें यह प्रूव करना है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप जब एक सेकेंड डिग्री जो कर्व है, जो कि बेसिकली एक कोन है, उस पे आप 6 नॉर्मल्स आप बना सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है आपको एलिप्सॉइड लेना पड़ेगा। तो एलिप्सॉइड का इक्वेशन मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड। ठीक, कहां से आया, कैसे आया, प्रीवियस लेक्चर में जाओ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1 z1 टू फर्स्ट इक्वेशन इज, अब किसका इक्वेशन लिखना है हमें, नॉर्मल का। नॉर्मल बोले तो एक स्ट्रेट लाइन का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप जानते हो कैसे लिखते हैं, x माइनस x1 बाय एल, y माइनस y1 बाय एम एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे आपको जैसे दिख रहा होगा, तो हम क्या लिख दिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बाय x1 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y1 बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय z1 बाय सी स्क्वायर। ठीक है, फिर से सुनो, सबसे पहले एक एलिप्सॉइड का इक्वेशन लिया, इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस एलिप्सॉइड तो हमको पता है, लेकिन अब हमको एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना है जो बेसिकली एक नॉर्मल होगा किस पॉइंट पे, x1 y1 z1 पे, इस पर्टिकुलर एलिप्सॉइड के ऊपर। तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं x माइनस x1 बाय x1 बाय ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू y माइनस y1 बाय y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय z1 बाय सी स्क्वायर। लेट इट पास थ्रू द गिवन पॉइंट अल्फा, बीटा एंड गामा। सोचते जाओ, आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होता रहेगा। एक एलिप्सॉइड है आपका, एक गिवन पॉइंट से आपने उस पर नॉर्मल बनाया, और वो जो नॉर्मल है एक पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा से पास कर रहा है। क्या पास कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अगर स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है तो डेफिनेटली ये पॉइंट्स इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करने ही होंगे, तभी हम बता सकते हैं कि वो जो पॉइंट है उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगा। डायग्राम बार बार बनाने का जरूरत नहीं, ये सब चीज आपको विजन में आना चाहिए, आप समझिए, क्योंकि इतना विजुअलाइजेशन आपको करा दिया है एनालिटिकल ज्योमेट्री में। आप सोच पा रहे हो कि अच्छा एक एलिप्सॉइड है, एक पॉइंट से उस पर नॉर्मल बनाया, उस नॉर्मल का इक्वेशन लिख दिया है, तो हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है, और वो जो स्ट्रेट लाइन है किसी पॉइंट अल्फा, बीटा, गामा से पास कर रहा है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन उस पॉइंट से पास कर रहा होगा, देन डेफिनेटली वो वाला पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? तो यहां पे हम x1, y1, z1 के जगह पे उसके कोऑर्डिनेट्स डालेंगे। कोऑर्डिनेट्स है हमारा अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x1 के जगह नहीं, x के जगह पे, क्योंकि x, y, z आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम उसके जगह पे डालेंगे क्या, अल्फा, बीटा, गामा। ओके, तो x के जगह पे डालेंगे अल्फा, y के जगह पे डालेंगे बीटा, z के जगह पे डालेंगे गामा। तो इक्वेशन हमारा हो चुका है अल्फा माइनस x1 बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा माइनस y1 बाय बी स्क्वायर, गामा माइनस z1 बाय सी स्क्वायर। और इस चीज को आप मान लीजिए कि लेट्स से सपोज k है। क्या है, लेट्स से दिस इज सम k। अब क्या करना है, देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स, मतलब पहला और इससे और इससे उठा लीजिए, और लिख सकते हो आप क्या, अल्फा माइनस x1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू k। यहां से आपको क्या करना है, आपको लिखना है a माइनस x1 इज इक्वल टू, यहां पे अल्फा माइनस x1 इज इक्वल टू के x1 बाय ए स्क्वायर है। तो इस चीज से आप लिख सकते हो, इसको फॉर्मेट जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू ए स्क्वायर अल्फा बाय x1। ठीक है, मतलब आपको सिंप्लीफाई करना है यहां से, और इस तरह का रिलेशन लिखना है, मतलब ए स्क्वायर प्लस के
बी स्क्वायर प्लस के क्या होता है और सी स्क्वायर प्लस के क्या होता है। एक प्रॉपर पैटर्न है, फॉर्मेट है, आपको यही करना है अगर आपको प्रूफ शो करना है तो आपको ये चीज याद रखना है कि अच्छा इस स्टेप के बाद हमें क्या लेना है, a इज इक्वल टू समथिंग के टर्म्स में लिखना है या a स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है या फिर a स्क्वायर प्लस k के टर्म्स में लिखना है। ये चीज आपको रिमेंबर करना है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको लिखो रिमेंबर स्टेप क्या है। सो हमें इस इक्वेशन को, मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको और इसको उठाया और वहां से a स्क्वायर प्लस के वाले टर्म को लिख डाला है, ठीक है। तो फिर दूसरे वाला टर्म को उठाइए, तो बीटा माइनस y1 बाई बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू के। चलो मैं ये करके आपको दिखाई देता हूं। इसमें आपका अल्फा माइनस x1 बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के। अल्फा माइनस x1 बाय x1 क्या था, अल्फा माइनस x1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू के। x1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू के, ये है आपका रिलेशन। तो हम इसको लिखेंगे क्या, अल्फा माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 सॉरी ये नहीं, ये इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा k के साथ में x1 बाय ए स्क्वायर। अल्फा माइनस x1 डिवाइड इज इक्वल टू k टाइम्स x1 बाय ए स्क्वायर, ओके। और उसके बाद फिर क्या किया जा सकता है, इसको इधर भेज सकते हैं, किसके टर्म्स में लिखा है ये, a इज इक्वल टू लिखा है अल्फा स्क्वायर a माइनस x1 इज इक्वल टू के, a इज इक्वल टू दिस और a स्क्वायर प्लस के, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और a में है चेंजेस, तो हम अल्फा को लिख सकते हैं k टाइम्स x1 बाई ए स्क्वायर प्लस x1। सो अल्फा इज इक्वल टू x1 कॉमन k बाई ए स्क्वायर प्लस 1। अल्फा इज इक्वल टू x1 टाइम्स ए स्क्वायर के प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये इधर चला जाएगा, सो अल्फा ए स्क्वायर हो गया और x1 आ गया नीचे और इधर आ चुका है मेरा ए स्क्वायर प्लस के। ये आपको लिखना था इसके टर्म्स में, ए स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू व्हाट, इतना तो कर दिया। तो आपको ए स्क्वायर प्लस के क्या होता है, ये लिखोगे अल्फा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1, फिर बी स्क्वायर प्लस के हो जाएगा क्या, अल्फा नहीं बीटा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1, ऐसा y1 देख लो यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस के हो जाएगा अल्फा ए स्क्वायर बाय x1, बी स्क्वायर प्लस के हो जाएगा बी स्क्वायर बीटा बाय y1 और सी स्क्वायर प्लस के हो जाएगा सी स्क्वायर गामा बाय z1। आई होप ये समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 मान लीजिए। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इस वाले इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दोगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ में। इक्वेशन नंबर 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ में, और इक्वेशन नंबर 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में और फिर ऐड कर दोगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है, जो हमें बोला गया है प्रूफ करने के लिए। अब उसको करने के लिए आप जोड़ तोड़ मड़ोड़ जो करना पड़े आप करिए। तो ये स्टेप्स याद रखने हैं आपको। पहला स्टेप तो आपको ये याद रखना है कि आपने एक एलिप्सॉइड का इक्वेशन लिखा है, कोई भी एक पॉइंट से नॉर्मल आप शो करा रहे हो जो कि इसके नॉर्मल है, तो हम तो ये चीज लिख ही सकते हैं, ठीक। ये करने के बाद कोई भी एक रैंडम पॉइंट कंसिडर करके इस चीज को लिख करके इक्वल टू के कर सकते हैं, और यहां से ए स्क्वायर प्लस के क्या होता है,
बी स्क्वायर प्लस के क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस के क्या होता है, ये याद रखना है। मतलब आपको किस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसके साथ आपको क्या क्या मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए स्क्वायर है तो आप बोलोगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर गायब है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बी स्क्वायर है तो इसका ही मतलब है ए और सी गायब है, तो इसको हम लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे सी स्क्वायर है मतलब ए भी गायब है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे ना तो आपको कुछ मिलेगा इस तरह का रिलेशन। देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस के को मल्टीप्लाई करना था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ में, बी स्क्वायर प्लस के को मल्टीप्लाई करना था सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ में, सी स्क्वायर प्लस के को मल्टीप्लाई करना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ में। अब ए स्क्वायर प्लस के की जगह पे आप जानते हो ये होता है ए स्क्वायर अल्फा बाय x1, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जगह छोड़ दो वैसे का वैसा, बी स्क्वायर प्लस के की जगह पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बीटा बाय y1, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पे छोड़ दो वैसा का वैसा, सी स्क्वायर प्लस के की जगह पे लिख सकते हैं सी स्क्वायर गामा बाय z1 और इसके जगह पे छोड़ दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा का तैसा। ये करने के बाद अब आप क्या करोगे, लिख दोगे 0 इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर अल्फा बाय x1 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर बीटा बाय y1 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा बाय z1 इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, ये दोनों इक्वेशन को लिख करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया और आपको कुछ इस तरह का आपको इक्वेशन पता चल चुका है। ठीक है, इसके बाद hence the locus of the point x1 y1 z1 is a square alpha b square minus c square by x plus b square beta into c square minus a square by y plus c square gamma into a square minus b square by z is equal to 0। ये लोकस फाइंड कर लिया। यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप इक्वेशन निकाल रहे थे और वो पॉइंट था आपका x1 y1 z1। अगर हम यहाँ पे x1 y1 z1 को भगा करके कोई भी रैंडम कोऑर्डिनेट्स अगर हम जनरल कोऑर्डिनेट्स डाल दें मतलब x y z, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा ना जो वो लोकस डिफाइन करेगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। आप x y z की वैल्यूज आप बदलते चले जाओ, आपको इसका ये चीज बदलता चला जाएगा। ठीक, ये जो चीज है आपका, इसी चीज को आपने सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया आपने, x y z से तीनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे x y z रख कर करोगे तो x x कटेगा, बचेगा क्या y z। यहाँ पे x y z से मल्टीप्लाई करोगे y y कट जाएगा, बचेगा क्या x z। यहाँ पे आप x y z से मल्टीप्लाई करोगे z z कट जाएगा, बचेगा क्या x y। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ कोन ऑफ सेकेंड डिग्री। बस यही तो प्रूव कर रहा हूं। आपने कहां से स्टार्ट किया, आपने एक नॉर्मल एप्सिलॉइड लिया, एप्सिलॉइड से एक जो नॉर्मल एप्सिलॉइड लिया पहले, एप्सिलॉइड फिर एक पॉइंट से उस पर नॉर्मल बनाया और आप ये चेक कर रहे हो कि जो नॉर्मल बनाया किस पे बनाया, वो एलिप्सॉइड एक्चुअली है क्या, दैट इज नथिंग बट अ सेकंड डिग्री कोन। ठीक है, तो यही था प्रूफ करना। तो इसको आप अच्छे से नोट करिए, कभी कभी आपके प्रूफ या डेरिवेशंस आ जाते हैं तो याद रखना है। इसके बाद का टॉपिक है आपके पास पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट। So the given conicoid is ax square plus by square plus cz square is equal to 1। तो आपके पास एक कोनिकॉइड है जिसका इक्वेशन है ax square plus by square plus cz square is equal to 1 and the given point is p x1 y1 z1। और कोई भी एक पॉइंट आप मान लीजिए x1 y1 z1। ठीक है, x1 y1 z1 कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट आप कंसिडर कर लीजिए और एक कोनिकॉइड आप कंसिडर कर रहे हो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड द गिवन पॉइंट इज p x1 y1 z1। अब सुनो, लेट pqr बी अ सेकेंट थ्रू p मीटिंग द कोनिकॉइड इन q एंड r। अब इस पॉइंट से आप ऐसा कोई लाइन बनाइए जो कि उसका सेकेंट बन जाएगा। आपको ये पता है कि टेंजेंट क्या होता है, सेकेंट क्या होता है? वेरी गुड। अगर नहीं पता होता है तो करण सर का क्लास जाकर के अटेंड कर लीजिए 11 10 12 बेसिक्स का जो जूम पे होता है। वहाँ पे सर बहुत अच्छे तरह से 11 12 के जिसका कमज़ोर है उसके लिए स्टार्ट किया गया है सर्विस। 2 सर्विस स्टार्ट किया गया है, एक तो मेरा क्लास चलता है और 2 करण सर का चलता है। एक 11 12 बेसिकली उनके लिए जो IIT NIT से नहीं है, जो हिंदी मीडियम से हैं, बांग्ला मीडियम से हैं, उड़िया मीडियम से हैं और 3 टियर कॉलेज से हैं, नॉन
एलीट कॉलेजेस से हैं, प्राइवेट कॉलेज से हैं, जिनका 11th और 12th गोल रहता है। तो जब तक आपने 11th और 12th आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आप कॉम्पीट नहीं कर पाओगे, इसीलिए ये क्लास स्टार्ट किया गया है। सो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर लीजिएगा ज्वाइन, अगर आपको लगता है तो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लास है ऑप्शनल लाइट का, जिसमें यूपीएससी का ही फुल कॉन्सेप्ट रिवीजन होता है, वो भी करण सर ही लेते हैं। ओके, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करता है। एनीवेज यूट्यूब पे तो है ही। सो द गिवन कोनिकॉइड इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक कोनिकॉइड है और एक पॉइंट है p x1 y1 z1। ओके, और इस पॉइंट से आपने एक सीकेंट बना लिया और ऐसा सीकेंट बनाया है जो कि इस पॉइंट P से मीट कर रहा है, और लेकिन इस कोनिकॉइड पे कहां मीट कर रहा है, Q पे और R पे। कहां Q पे और R पे। तो मतलब इसमें आप जो ज्वाइन किया तो इस साइड को आप लेबल दे दो Q और इस साइड को आप लेबल दे दीजिए Q। ठीक, इतना फिगर क्लियर है। अब लेट S x y z be a point on the line PQR such that PS is divided internally at Q and externally at R in the same ratio। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अब हम ये बना करके एक ऐसा पॉइंट S कंसिडर कर रहे हैं जो कि PS, मतलब S अगर हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं तो PS इज डिवाइडेड इंटरनली एट Q। मतलब ये जो लाइन PS है ये इंटरनली डिवाइड हो रहा है किसके द्वारा? Q के द्वारा। आपको सिखाया था कि कैसे कि कोई पॉइंट किसी भी लाइन को इंटरनली डिवाइड करता है और एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाओ प्रीवियस लेक्चर्स में जाओ, सब सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर आप PS लाइन को आप गौर से देखोगे तो आपको दिख रहा है ये जो Q पॉइंट है ना, इस लाइन को K:1 रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। क्या कर रहा है? K:1 रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। ओके, इस वाले रेशियो में इसको डिवाइड कर दे रहा है इंटरनली, क्योंकि Q जो पॉइंट है PS के अंदर में है। साथ ही साथ PS जो है इसका एक्सटर्नली अगर हमें PS को डिवाइड करना है तो वो R इसको एक एक्सटर्नली डिवाइड कर दे रहा है। R जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर दे रहा है, बशर्ते कंडीशन ये है कि PS इज डिवाइडेड इंटरनली एट Q एंड एक्सटर्नली एट R इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो में आपको डिवाइड कर दे रहा है। इसके बाद नाउ लोकस ऑफ S इज कॉल्ड द पोलर प्लेन ऑफ P एंड P इज कॉल्ड द पोल ऑफ द पोलर प्लेन। ये जो पॉइंट आपने S यहां पे लिया है ना, इसी पॉइंट को अब हम बोल देंगे कि लोकस है ये किसका? दिस इज द लोकस ऑफ द पोलर प्लेन। और साथ ही साथ P पॉइंट जो है, P को बोलेंगे हम लोग पोल ऑफ द पोलर प्लेन। S को क्या बोलेंगे? लोकस ऑफ S को क्या बोलेंगे? दिस इज द पोलर प्लेन ऑफ P। दिस इज द पोलर प्लेन ऑफ P। लोकस ऑफ S इज कॉल्ड द पोलर प्लेन ऑफ P। और P को क्या बोला जाएगा? पोल ऑफ द पोलर प्लेन। टर्मिनोलॉजीज पकड़ना, पोल ऑफ द पोलर प्लेन है, लोकस ऑफ द पोलर प्लेन। ठीक, इफ Q डिवाइड्स PS इन द रेशियो K:1 देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ QR। अब मैंने आपको यह भी सिखाया था कि अगर कोई लाइन, कोई पॉइंट किसी भी लाइन को अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। तो इस लाइन को कंसिडर करिए PS को, और ये PS लाइन Q पॉइंट पे डिवाइड हो जा रहा है, मतलब Q पॉइंट इस PS लाइन को डिवाइड कर दे रहा है किस रेशियो में? K:1 रेशियो में। तो यहां पे इफ Q डिवाइड्स PS in the ratio K:1 then the coordinate of Q are Kx plus x1 divided by 1 plus K, Ky plus y1 divided by 1 plus K, Kz plus z1 divided by 1 plus K। परफेक्ट है? ठीक। बट Q लाइज ऑन द कोनिकॉइड। अब यहां पे भी तो ये भी बात है, क्योंकि Q जो है ये तो कोनिकॉइड पे भी लाई कर रहा है, तो क्या हम Q के कोऑर्डिनेट्स को कोनिकॉइड के इक्वेशन में डाल करके सेटिस्फाई नहीं करा सकते? बिल्कुल करा सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेट है x y z, इस चीज को आप कोनिकॉइड के इक्वेशन में डाल दो ना। कोनिकॉइड का इक्वेशन क्या होता था? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
अब ए एक्स स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। बी वाई स्क्वायर की जगह क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे। सी जेड स्क्वायर की जगह क्या करोगे, ये कर दोगे और इक्वल टू 1 कर दोगे। ये करने के बाद आप इसको यहां से 1 प्लस के होल स्क्वायर तो गायब हो जाएगा और बचेगा क्या आपका, सिर्फ न्यूमरेटर वाला पार्ट बचेगा इधर। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चला जाएगा। आई होप सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा। तो इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखोगे तब लिखा जाएगा a टाइम्स के एक्स प्लस x1 का होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स के वाई प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस c टाइम्स के जेड प्लस z1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1 प्लस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज above equation is a quadratic equation in k and thus gives two values of k. Also the above equation has equal and opposite roots as ps is divided harmonically at q and r। ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो k के दो वैल्यूज आएंगे, k के दो वैल्यूज आएंगे, तो वही है। अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन के, ये वाला इक्वेशन क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है के टर्म्स में। मतलब इसको जब आप थोड़ा सा और कर दीजिएगा तो आपको ये आएगा। और मैंने ये बताया, बार बार आपको बताया कि जब कभी भी आपको ऐसा कुछ करना रहता है, स्फीयर के केस में भी आपको बताया था, कहाँ बताया था, लाइव क्लास में बताया था कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से आप क्या करते हो ना, उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, बहुत हेल्पफुल होता है। के स्क्वायर टाइम्स ये प्लस 2k टाइम्स ये प्लस ये इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसमें हम लोग कंडीशन पुट अप करेंगे, क्या है, सो द अबव इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इन k and thus gives two values of k. Also the above equation has equal and opposite roots at ps is divided harmonically at q and r। हार्मोनिकली डिवाइड किया गया है कहां पे, q और r पे। तब उस केस में सम ऑफ रूट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कोएफिशिएंट्स ऑफ k क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये दो कंडीशंस यहां पे आपको लगाने पड़ेंगे इस वाले सब कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए। क्या, सम ऑफ द रूट्स को कर दो 0 और कोएफिशिएंट ऑफ k को कर दो 0। तो जब आप कोएफिशिएंट ऑफ k को 0 कर दोगे तब क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ये इज इक्वल टू 0। अब 2 टाइम्स ये इज इक्वल टू 0 तो 2 तो भाग गया, बचेगा क्या, ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1 इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ xy x1 y1 z1 विद रेस्पेक्ट टू कोनिक। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए। बहुत बहुत भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे, इस बार आएंगे ही आएंगे। कोनिक्वाइड के जितना भी आपको टॉपिक्स पढ़ा दे रहा हूं, इसी में से क्वेश्चन छप जाएंगे फाइनल एग्जाम में, तो हल्के में मत लेना ला, समझ लो अच्छे से। इसका कोरोलरी देखो कि इफ P इज द सेंट्रल कोनिक्वाइड देन द पोलर प्लेन ऑफ P इज द टेंजेंट प्लेन एट P। ये इसका कोरोलरी है, आपको स्टेटमेंट याद रखना है। क्या बोल रहा, इफ P इज ऑन द सेंट्रल कोनिक्वाइड, अगर कोई पॉइंट P किसी सेंट्रल कोनिक्वाइड के ऊपर में है, सो द पोलर प्लेन ऑफ P, सो द P पॉइंट से जो आप पोलर प्लेन बनाओगे वो क्या होगा, दैट इज द टेंजेंट प्लेन एट P। जो पोलर प्लेन बनाओगे वो P पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। ये चीज आप अच्छे से ख्याल रखिएगा। फिर से पढ़िए, इफ P इज ऑन द सेंट्रल कोनिक्वाइड, अगर कोई पॉइंट P सेंट्रल कोनिक्वाइड के ऊपर में है, सो द पोलर प्लेन ऑफ P इज द टेंजेंट प्लेन एट P। तो क्या हो जाएगा, दैट इज द टेंजेंट प्लेन एट P। इसके बाद आती है एक नया चीज जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या है ये, इफ द पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट P with respect to the conicoid ax square plus by square plus cz square is equal to 1 passes through a point Q, then the polar plane of Q passes through P। अगर P से पास कर रहा है तो Q से पास हो जाएगा, और अगर Q से पास कर रहा है तो P से पास हो जाएगा। बस वही चीज थोड़ा घुमा के लिखा है। इफ द पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट P पॉइंट से जो पोलर प्लेन है विथ रेस्पेक्ट टू द कोनिक्वाइड दिस passes through a point Q। समझिए कि पोलर प्लेन P पॉइंट से जो पोलर प्लेन है वो अगर Q से पास कर रहा है, then the polar plane of Q passes through P। अगर P पॉइंट का पोलर प्लेन Q से पास कर रहा है तो Q पॉइंट का पोलर प्लेन
P से पास करेगा। फिर से सुनो, P पॉइंट का पोलर प्लेन अगर Q से पास कर रहा है तो Q पॉइंट का पोलर प्लेन P से पास करेगा। वही चीज है, उसी चीज का प्रूफ है। इसको नोट करिएगा, आएगा 100% आएगा, चाहे 21 में आए चाहे 22 में आए, लेकिन आना ही है इसको। प्रूफ देखो, द गिवन कोनिकॉइड इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या बोला? द गिवन कोनिकॉइड इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेट p and q be x1 y1 z1 and x2 y2 z2 रेस्पेक्टिवली। सो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 z1, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 z2। ओके, सो नाउ polar plane of P with respect to 1 is ax x1 plus by y1 plus c z z1। ये तो जानते हो कि P पॉइंट से अगर आपको पोलर प्लेन आपका शो करना है तो कैसे लिखोगे? ax x1 plus by y1 plus cz z1। परफेक्ट। सो दिस पोलर प्लेन पासेस थ्रू Q। अब क्योंकि ये वाला जो पोलर प्लेन P से है वो Q से पास कर रहा है कि नहीं? सो अगर Q से पास कर रहा है तो Q का कोऑर्डिनेट तो इसको सेटिस्फाई करना ही है, करना है। तो हम x के जगह पे x2, y के जगह पे y2, z के जगह पे z2 पुट कर देंगे, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाएगा ax1 x2 प्लस by1 y2 प्लस cz1 z2 इज इक्वल टू 1। सो पोलर प्लेन ऑफ Q दिस विथ रेस्पेक्ट टू 1 is ax x2 plus by y2 plus cz z2 is equal to 1. So this passes through the point P if ax1 x2 plus by1 y2 plus cz1 z2 is equal to 1. So condition 2 and 3 are same, hence the result. बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, बट थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मिस हो जाएगा। फिर से देखो, सो द गिवन कोनिकॉइड, पहले आपने कोनिकॉइड का इक्वेशन आपने डिफाइन कर लो कि आपका कोनिकॉइड का इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। और इसमें से दो पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं, एक P पॉइंट और एक Q पॉइंट। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है x1 y1 z1 मान रहे हैं, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान रहे हैं x2 y2 z2। अगर कोई भी पोलर प्लेन P पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? अभी सीखा आपने, ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1। और आपने क्या देखा है? आप ये पहले दिखा दीजिए कि ये जो है ना, अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पोलर प्लेन है ये Q पॉइंट से पास कर, एक्चुअली वो प्रूफ करना है, बट आप एज्यूम कर लीजिए। आप एज्यूम कर लोगे तो फाइनली आपको फिर सेम रिजल्ट मिलेगा, तो उससे आप प्रूव कर दोगे। तो क्यों आपको क्या एज्यूम कर, आपको क्या प्रूव करना है कि P पॉइंट का जो पोलर प्लेन है ना वो Q से पास कर रहा है, और Q पॉइंट पे अगर पोलर प्लेन बनाते हो तो वो P से पास कर रहा है। तो ये पोलर प्लेन ऑफ P का इक्वेशन है ये। और आपने बोला कि ये जो पोलर प्लेन है Q से पास कर रहा होगा, आपने मान लिया ठीक है चलो कर रहा होगा। अगर ऐसी बात है तब Q पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x के जगह पे x2 आएगा, y के जगह पे y2 आएगा, z के जगह पे z2 आएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बन गया? ax1 x2 प्लस by1 y2 प्लस cz1 z2 इज इक्वल टू 1। ओके, अगेन पोलर प्लेन ऑफ Q विथ रेस्पेक्ट टू 1। अब Q पॉइंट से पोलर प्लेन का इक्वेशन बताओ, तो बोलोगे सर ये ax x2 प्लस by y2 प्लस cz z2 इज इक्वल टू 1 है। परफेक्ट। तो आपने फिर क्या देखा? ठीक है, मान लेते हैं Q पॉइंट का जो पोलर प्लेन है ना वो सपोज P से पास कर रहा है, तब क्या होना चाहिए? ax1 x2 प्लस by1 y2 प्लस cz1 z2। तो आपको ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों तो सेम ही आ जा रहा है, घूम फिर के, चाहे नाक को ऐसे पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात बराबर ही है। ओके, तो Q पॉइंट का पोलर प्लेन आपको P पॉइंट से पास कर रहा है, P पॉइंट का पोलर प्लेन Q पॉइंट से पास कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो दोनों ही केस में आपको इक्वेशन सेम होने चाहिए, और दोनों के इक्वेशन सेम है, इसीलिए आप बता सकते हो कि यस वो बात सही है। क्लियर? अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, जिसको हेडिंग लिखिए आप, पोल ऑफ अ गिवन लाइन। पोल ऑफ अ गिवन लाइन, एक लाइन का आपको पोल कैसे फाइंड करोगे? सो लेट अस फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन, लेट अस फाइंड द पोल ऑफ द प्लेन lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p विथ रेस्पेक्ट टू द कोनिकॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर
प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या किया आपने, एक प्लेन का इक्वेशन आपने लिख दिया, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, और कोनिकॉइड का इक्वेशन लिखा है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पोल फाइंड करना है, तो पोल बोले तो कोऑर्डिनेट्स। लेट x1 y1 z1 बी द रिक्वायर्ड पोल। हमें नहीं पता क्या है, मान लेते हैं x1 y1 z1 इज द रिक्वायर्ड पोल। सो पोलर प्लेन ऑफ x1 y1 z1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमको तो पता है कि इस पॉइंट से अगर आपको पोलर प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखते हो, ax x1 प्लस by y1 प्लस cz z1 इज इक्वल टू 1, बट द गिवन प्लेन इज दिस। लेकिन ये तो आपने पोलर प्लेन का इक्वेशन लिखा है, लेकिन आपको तो प्लेन का इक्वेशन तो दिया हुआ है, गिवन प्लेन ये है। नाउ 1 and 2 रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, क्योंकि ये वाला और ये वाला तो क्या है, दोनों ही आपके, ये वाला और ये वाला दोनों ही आपके सेम प्लेन है, पोलर प्लेन है ना। लेकिन आपको बोला कि प्लेन आपने ये कंसिडर किया है, तो दोनों ही सेम है। तो आप क्या करोगे, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ द लाइक टर्म्स वी हैव, आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए। आपको बोला कि x से क्या मल्टीप्लाइड है, इधर l, x से क्या मल्टीप्लाइड है इधर ax1, y से क्या मल्टीप्लाइड है m, y से क्या मल्टीप्लाइड है by1, z से क्या मल्टीप्लाइड है n, z से क्या मल्टीप्लाइड है cz1। परफेक्ट। सो जब आप कंपेयर करोगे ना तो आपको मिलेगा ax1 by l इज इक्वल टू by1 by m इज इक्वल टू cz1 by n इज इक्वल टू 1 by p। यहां से आप x1 लिख सकते हो l डिवाइडेड बाय ap, y1 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय bp, z1 इक्वल टू n डिवाइडेड बाय cp। तो बस आपके यही तो कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने थे, व्हाट इज x1 y1 z1, जो आपने ऑलरेडी आसानी से कैलकुलेट कर लिया, l बाय ab, m बाय bp, n बाय cp। बस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड पोल, जो कुछ भी आपको चाहिए था। अभी फिलहाल वैसे बहुत सोचा है, मैंने सोचा था कि एक लेक्चर में निपटा दूंगा, लेकिन आपके लिए हेवी हो जाएगा, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बट आसान करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी और लेक्चर्स आएंगे, होपफुली 2 या 3 लेक्चर में इसको समाप्त कर देंगे पूरी तरह से कोनिकॉइड को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपने विचारों को कंट्रोल करिए, स्क्रॉल करना बंद करिए, प्रायोरिटाइज करिए कि आपके लिए क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या रखना है लाइफ में, क्या नहीं रखना है लाइफ में। ठीक है, आप 10 जगह हाथ वाथ मारेंगे तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। श्योर, आपका गोल एक फोकस्ड होना चाहिए। जैसे फोकस करके आपका जो लेंस है वो सूरज की किरण से आग पैदा करके कागज जला सकता है, तो वैसा ही आपका फोकस पैदा कर करके आपके गोल तक पहुंचा जा सकता है। बहुत ताकत होती है। अगर यकीन ना हो तो जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग सेशन का ध्यान सेशन अटेंड करते हैं, उनमें आप जबरदस्त परिवर्तन आप खुद फील कर सकते हो। आपके ही ग्रुप में होंगे, आपके ही बैच में होंगे, तो आपका लेवल और उनका लेवल आप कंपेयर खुद कर लीजिएगा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी 3-4 सेशंस 3-4 वीक से क्लासेस कर रहे हैं, जो जो चीज़ बता रहा हूँ वो सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनके, मैं तो फील कर रहा हूँ कि उनके लाइफ में और उनका पर्सनालिटी में बहुत ही ज़बरदस्त तरह का स्पार्क आ रहा है, जो कि बाकी लोगों में मिसिंग है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको अर्ली मॉर्निंग में उठनी है या फिर घोड़े बेच के सोना है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू कि आपका गोल आपके हाथ में। आपको गोल अचीव करने का जो छड़ी है ना, ताकत है, चाबी है, वो आपके ही हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। मेरा काम है पढ़ा देना, तो हम पढ़ा देंगे ना, पढ़ा तो हम सबको रहे। कौन कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, कौन कितना समझ पा रहा है, कौन कितना इंप्लीमेंट कर पा रहा है, वो सब आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं। मैंने जितना ज्ञान अर्जित किया वो मैं आपको बांट रहा हूं। अब आप पे डिपेंड करता है कि उस ज्ञान को आप कैसे लेते हैं, या फिर आप बायस्ड हो जाते हैं, अरे ये तो सर ना, मतलब ही इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे लायक नहीं है ये, मैं इसकी बातें नहीं समझूंगा, इसकी आइडियोलॉजी अलग है, आई वोंट फॉलो हिम। आपका नुकसान है, आपका फायदा है। आप जो भी मर्जी करें आपका है। आप नहीं करेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं, आप अगर करेंगे तो हमारा भी कोई नुकसान नहीं। इनफैक्ट हमारा फायदा ही फायदा है कि आप रिजल्ट आपका अच्छा होगा। ठीक है, बस इसी चंद शब्दों और वाक्यों के साथ देते हैं आज के लेक्चर को पूर्ण विराम। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।